यह सब शुरू हुआ एक बोल्ड आइडिया से। मेजर मैल्कम व्हीलर निकल्सन एक विजनरी आदमी थे। उन्होंने कॉमिक बुक्स का फ्यूचर देखा, सिर्फ न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स के रिप्रिंट्स नहीं, बल्कि बिल्कुल नई कहानियां। 1934 में उन्होंने नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस की शुरुआत की। यह एक ब्रेव कदम था एक अनसर्टेन मार्केट में। मेजर कुछ फ्रेश बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि ओरिजिनल कंटेंट ही सक्सेस की चाबी है। उनका सपना था एक पब्लिशिंग एम्पायर बनाना इन नई कॉमिक एडवेंचर्स पर बेस्ड, जो उस टाइम के लिए एक नॉवेल कॉन्सेप्ट था। कंपनी की पहली कॉमिक बुक एक लैंडमार्क थी। उसका नाम था। यह इशू फरवरी 1935 में आया। यह स्पेशल इसलिए थी क्योंकि यह पहली ऐसी कॉमिक बुक थी जिसमें सारा मटेरियल बिल्कुल नया था। इससे पहले कॉमिक्स ज्यादातर न्यूज़पेपर फनीज को ही रिप्रिंट करती थी। रीडर्स को कुछ अलग ऑफर किया। इसमें तरह तरह की कहानियां थीं, एडवेंचर टेल्स से लेकर ह्यूमरस स्ट्रिप्स तक। शुरुआती दिन चैलेंजिंग थे, लेकिन यह पॉपुलर एंटरटेनमेंट की दुनिया में किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थी। मेजर व्हीलर निकल्सन अपने विजन के बावजूद पैसे की दिक्कतों से जूझ रहे थे। एक पब्लिशिंग हाउस चलाना बहुत महंगा था। उन्हें अपनी कंपनी चलाते रहने के लिए हेल्प चाहिए थी। उन्होंने हैरी डोनेनफेल्ड और जैक लिबोविट्स के साथ पार्टनरशिप की। इन आदमियों को पब्लिशिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था। साथ में 1937 में उन्होंने एक नई कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम रखा गया डिटेक्टिव कॉमिक्स इंक। यह नया वेंचर जल्द ही कॉमिक बुक दुनिया का एक कॉर्नरस्टोन बनने वाला था। भले ही उस टाइम इसके फाउंडर्स इसके फ्यूचर इंपैक्ट को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। का लॉन्च एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। यह कॉमिक बुक मिस्ट्री और डिटेक्टिव कहानियों पर फोकस्ड थी। ये जॉनर उस टाइम रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर थे। टाइटल खुद डिटेक्टिव कॉमिक्स ने कंपनी को उसके फेमस इनिशियल्स दिए, डीसी। इस पब्लिकेशन ने बहुत से आइकॉनिक कैरेक्टर्स के लिए जमीन तैयार की। इसने थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल नैरेटिव्स का अपील दिखाया। कॉमिक्स का बिजनेस अभी नया ही था, लेकिन डीसी अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहा था और आने वाले कई दशकों की स्टोरी टेलिंग का रास्ता बना रहा था। एक नए टाइप का हीरो सब कुछ बदलने वाला था। जून 1938 में यह कॉमिक न्यूज स्टैंड्स पर आई। इस कॉमिक ने दुनिया को सुपरमैन से मिलाया। उसे क्लीवलैंड के दो यंग लड़कों जेरी सीगल और जो शस्टर ने बनाया था। सुपरमैन जैसा कैरेक्टर पहले कभी नहीं देखा गया था। वो स्ट्रॉन्ग था, वो उड़ सकता था और वो इंसाफ के लिए लड़ता था। उसके आने से कॉमिक्स के गोल्डन एज की असली शुरुआत हुई। लोग इस अमेजिंग नए हीरो से तुरंत अट्रैक्ट हो गए और उसकी पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई। सुपरमैन के क्रिएशन की स्टोरी अपने आप में काफी रिमार्केबल है। जेरी सीगल और जो शस्टर सालों से इस कैरेक्टर को डेवलप कर रहे थे। सुपरमैन को फाइनली एक घर मिलने से पहले उन्हें बहुत सारे रिजेक्शंस झेलने पड़े। वो एक बर्बाद होते प्लैनेट से आया एलियन था जिसे बचपन में अर्थ भेज दिया गया था। वो होप और अमेरिकन ड्रीम को रिप्रेजेंट करता था। एक ऐसी दुनिया में जहां इकोनॉमिक डिप्रेशन और वॉर का खतरा था, सुपरमैन एक पावरफुल सिंबल बन गया। उसने दिखाया कि बुरे वक्त में भी अच्छाई बुराई पर जीत हासिल कर सकती है। उसका ब्राइट कॉस्ट्यूम और इनक्रेडिबल एबिलिटीज तुरंत सेंसेशन बन गए। बस एक साल बाद एक और लेजेंडरी हीरो सामने आया। बैटमैन ने अपना डेब्यू इस कॉमिक में किया, मई 1939 में। वो आर्टिस्ट बॉब केन और राइटर बिल फिंगर का क्रिएशन था। बैटमैन सुपरमैन से बहुत अलग था। उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी। वो अपने इंटेलेक्ट, अपनी डिटेक्टिव स्किल्स और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर डिपेंड करता था। ब्रूस वेन यानी मास्क के पीछे का आदमी अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना चाहता था। यह डार्कर, ग्रिटियर हीरो जल्दी ही फैन फेवरेट बन गया और मैन ऑन ऑफ स्टील से एकदम अलग था। सुपरमैन और बैटमैन की सक्सेस ने तो जैसे दरवाजे ही खोल दिए। जल्द ही बहुत सारे दूसरे सुपर हीरोज भी आ गए। वंडर वुमन, जिसे विलियम मॉल्टन मार्सटन ने क्रिएट किया था, 1941 में आई। वो एक पावरफुल अमेजिंग प्रिंसेस थी जो पीस और इक्वालिटी के लिए लड़ती थी। फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स अपनी सुपर स्पीड के साथ और ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर रिंग के साथ भी बहुत पॉपुलर हो गए। ये हीरोज अक्सर टीम अप कर लेते थे। जस्टिस सोसाइटी ऑन ऑफ अमेरिका पहली सुपर हीरो टीम थी जो डीसी के स्टार्स को एक साथ लाई। गोल्डन एज पूरे जोशों पर था और लाखों रीडर्स को अपनी तरफ खींच रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें बदलने लगी।
लोगों का टेस्ट एंटरटेनमेंट में बदलने लगा। सुपर हीरोज उतने पॉपुलर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। लोगों ने ज्यादा रोमांस कॉमिक्स, वेस्टर्न्स और साइंस फिक्शन स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दिया। डीसी कॉमिक्स को इन नए ट्रेंड्स के हिसाब से ढलना पड़ा। उन्होंने और भी तरह तरह के जेनरस पब्लिश करना शुरू किया। सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े हीरोज तो चलते रहे, पर नई तरह की स्टोरीज भी एक्सप्लोर की गई। सुपरबॉय जैसे कैरेक्टर्स जो सुपरमैन के बचपन की कहानियां सुनाते थे, उन्हें इस बदलाव के दौर में ऑडियंस मिली। फिर 1950s के बीच में सुपर हीरोज ने वापसी करनी शुरू की। इस वापसी को अक्सर सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट मोड़ तब आया जब द फ्लैश का एक नया वर्जन आया। ये थे बैरी एलन, जो पहली बार दिखे थे 1956 में। वो गोल्डन एज के स्पीडस्टर का एक मॉडर्न रूप थे। उनकी सक्सेस ने सुपर हीरो कैरेक्टर्स में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगा दी। डीसी ने अपने कई क्लासिक हीरोज को नई जनरेशन के रीडर्स के लिए नए सिरे से बनाना शुरू किया। उन्हें अपडेटेड ओरिजिन्स और नए शानदार कॉस्ट्यूम्स दिए। हीरोइज्म का ये नया दौर एक और बड़े माइलस्टोन तक ले गया। 1960 में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक नई टीम थी जिसमें डीसी के सबसे पॉपुलर हीरोज एक साथ आए। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, द फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न, एक्वामैन और मार्शियन मैनहंटर इसके ओरिजिनल लाइनअप में थे। जस्टिस लीग जबरदस्त हिट हुई। इससे हीरोज के एक साथ काम करने की पावर दिखी। एक शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, जहां ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ रहते थे, वो और भी ज्यादा डिफाइंड और इम्पोर्टेंट हो गया। डीसी ने एक और मजेदार आइडिया भी इंट्रोड्यूस किया, मल्टीवर्स। ये कॉन्सेप्ट सामने आया एक फेमस स्टोरी में जिसका नाम था फ्लैश ऑफ टू वर्ल्ड्स। इस कहानी में बैरी एलन, जो सिल्वर एज के फ्लैश थे, वो जे गैरिक से मिले, जो गोल्डन एज के फ्लैश थे। ये बताया गया कि वो पैरेलल अर्थ्स पर रहते थे। इस स्मार्ट आइडिया से डीसी अपने गोल्डन एज कैरेक्टर्स को वापस ला सका। इससे नई स्टोरीज के लिए अनगिनत पॉसिबिलिटीज भी बनी। मल्टीवर्स ने दिखाया कि डीसी इनोवेटिव होने और अपनी शानदार हिस्ट्री को अपनाने के लिए तैयार था, जिससे हीरोज और रीडर्स की पीढ़ियां जुड़ गईं। डीसी कॉमिक्स सालों तक इवॉल्व होता रहा। 1970s और अर्ली 1980s के ब्रॉन्ज एज में स्टोरीज और भी सोशली रेलेवेंट हो गई। फिर आया मॉडर्न एज, और भी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स के साथ। लैंडमार्क स्टोरी लाइन्स जैसे कि ने 1985 में डीसी यूनिवर्स को रीशेप कर दिया। इस इवेंट ने उसकी कंटिन्यूटी को स्ट्रीमलाइन किया और एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। राइटर्स जैसे एलन मूरविथ और फ्रैंक मिलरविथ ने मीडियम की बाउंड्रीज को पुश किया। उन्होंने मैच्योर, थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज बताई जिन्हें क्रिटिकल एक्लेम मिला। डीसी कैरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस कॉमिक बुक्स के पेजेज से बाहर बहुत तेजी से फैल गया। टेलीविजन ने इन हीरोज को शुरू में ही अपना लिया, जिसमें जॉर्ज रीव्स थे, 1950s में हिट हुई थी। दी टेलीविजन सीरीज 1960s में एडम वेस्ट के साथ एक पॉप कल्चर फिनोमिनन बन गई। बाद में अक्लेम्ड एनिमेटेड सीरीज जैसे और ने इन कैरेक्टर्स को न्यू जेनरेशन से इंट्रोड्यूस कराया। इन शोज ने अक्सर फैंस के लिए कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, उनके एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करते हुए। डीसी हीरोज ने सिनेमा स्क्रीन पर भी धूम मचा दी। क्रिस्टोफर रीव वाली सुपरमैन फिल्म्स, जो 1978 में शुरू हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग थी। उन्होंने ऑडियंस को यकीन दिला दिया कि इंसान उड़ सकता है। टिम बर्टन की ने 1989 में केप्ड क्रूसेडर का एक डार्कर विजन बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया। हाल ही के दिनों में क्रिस्टोफर नोलन की ट्रिलॉजी और बड़े डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने इस सिनेमैटिक लेगेसी को जारी रखा है। इन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को फिल्म में लाना हमेशा एक थ्रिलिंग लेकिन कभी कभी चैलेंजिंग काम रहा है। आज डीसी कॉमिक्स और उसके कैरेक्टर्स ग्लोबल पॉपुलर कल्चर का एक ऐसा पार्ट है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन जैसे नाम हर जगह पहचाने जाते हैं। वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो सिंबल्स हैं। वो होप, जस्टिस और इंसानी जज्बे की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। डीसी कॉमिक्स फिल्म्स, टेलीविजन और गेम्स में नई कहानियां सुनाता जा रहा है। उसकी लेगेसी इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन की है। इसने मॉडर्न मिथोलॉजी को शेप किया है और दुनिया भर में लाखों लोगों को एंटरटेन और इंस्पायर करना जारी रखा है। ये मेजर मैल्कम व्हीलर निकोलसन की उस शुरुआती स्पार्क का सबूत है।